गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एम के मिश्रा। आज हम लोग सॉल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे जिसमें 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। नंबर 1 था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी तक जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसमें हम लोग ऐसा सॉल्यूट यूज़ किए थे जो सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो एसोसिएट करता है ना ही डिसोसिएट करता है। तो उस तरह के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उससे हम लोग नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल का क्या बात होगा, क्या मीनिंग होता है, कैसे पता चला कि एबनॉर्मल भी होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं थ्योरेटिकली कॉपी पे और एक्सपेरिमेंटली भी निकालते हैं, तो दोनों का डाटा मैच कर गया। लेकिन जब आप NaCl सॉल्यूशन का काम यही करते हैं, डेल्टा टी भी हम लोग कॉपी पे निकालते हैं और वही एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, तो पता चला कि दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम है जबकि NaCl सॉल्यूशन में जो है वो डिफर कर गया, तो क्या रीज़न होगा। तो सोचा गया कि इसका रीज़न यही हो सकता है कि जो ग्लूकोज है और हम लोग जानते हैं उसमें अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट नहीं करता है, यानी अगर आप 10 मॉलिक्यूल बाहर में था तो वाटर में जाने के बाद भी 10 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। जबकि NaCl का अगर बात करें, चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, अगर आप NaCl का बात करेंगे तो अगर बाहर में हम लोग 10 पार्टिकल डाल रहे हैं तो अंदर में तो NaCl डिसोसिएट करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो 1 पार्टिकल जो है वो बाहर का वो 2 पार्टिकल जैसे सॉल्यूशन में बिहेव करेंगे। तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना बताइए, 20। तो इससे पता चलता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन सॉल्यूशन वो चेंज कर रहा है और इसी कारण से NaCl के केस में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो अब क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग, हमेशा तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सिस्टम तो अवेलेबल रहेगा नहीं, तो अगर हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है या कॉपी पे बनाना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो भान हॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उसने एक फैक्टर दिए जिसमें क्या किया गया कि जो आपका नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था जो हम लोग थ्योरेटिकली कॉपी पे निकालते थे उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे उसको बराबर आ गया, यानी उससे मैच कर गया। और यही जो फैक्टर है, जिस फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं उसी को हम लोग कहते हैं भान हॉफ फैक्टर। यानी जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भान हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल जाएगा और उसी को हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लें कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद चाहे एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा। तो लिखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन विच नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मीनिंग है कि वो आइदर एसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करेगा, और इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भान हॉफ फैक्टर 12 में भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड भान हॉफ फैक्टर। तो I इक्वल टू हम लोग लिख चुके हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, एबनॉर्मल बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नीचे में मोलर मास होता है तो आप नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास भी आप कह सकते हैं। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इवेंट 12 में क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे,
तो हम लोग छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चूँकि सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स रहता है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं I इक्वल टू फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल। या हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो फाइनल मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और इनिशियल मोल का मीनिंग जो है वो जब वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं किया था। तो अब हम लोग जो सारा फॉर्मूला पढ़े थे वो सब सेम रहेगा, उसमें केवल भांट ऑफ फैक्टर I लग जाएगा। तो जैसे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग लिखते थे P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू X से था, अब हो जाएगा I इंटू एक्स। I मीन्स भांट ऑफ फैक्टर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB है, जिसको क्या लिखेंगे बताइए, I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था हम लोग का पाई इक्वल टू CRT। अब अगर एबनॉर्मल का बात होगा तो I इंटू CRT कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। अगर I का बात नहीं किया जाए तो CRT या जो भी X से मोलैलिटी का बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो अब हमारे यहाँ के जो नए प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसमें केवल I हम लोग को सीखना है कि I क्या होता है, कैसे निकालते हैं I को। और अगर आपको I निकालना आ जाएगा तो आप फिर यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का हेडिंग है अब कैलकुलेशन ऑफ भांट ऑफ फैक्टर I। हम लोग I कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब I का बात आ रहा है तो निश्चित है आप सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हुआ होगा या एसोसिएशन, दो केस है जिसमें हम लोग I का जरूरत होता है। नहीं तो अगर डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो निश्चित है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, उस केस में I का मान क्या होगा, 1। तो हम लोग केस फर्स्ट ले रहे हैं डिसोसिएशन। इसमें मान रहे हैं लेट 1 मोल ऑफ AN, हमारा जो सॉल्यूट है वो AN है और वो डिकम्पोज कर रहा है N मॉलिक्यूल्स ऑफ A में, यानी N पार्टिकल्स ऑफ A में। तो जब वो डिसोसिएट नहीं किया था तो उस समय का इसका मोल 1 था, तो वो 0 होगा प्रोडक्ट, क्योंकि अभी तो डिसोसिएट किया नहीं है। कुछ देर के बाद मान लीजिए अल्फा मोल यहाँ से डिक्रीज कर गया, तो ये कितना बचेगा, AN 1 माइनस अल्फा, और इधर N अल्फा बन जाएगा। तो हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं कि जो भांट ऑफ फैक्टर I होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल। तो I इक्वल टू फाइनल मोल में आप ऐड कर दीजिए नीचे वाले को, तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 को इधर ले आएंगे तो I माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 बाय N माइनस 1। तो यहाँ जो अल्फा है उससे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। मान लीजिए कि अगर अल्फा का मान 75% दिया गया है तो इसका मीनिंग है अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे बताइए, 0.75। अगर अल्फा 60% दिया हुआ है तो अल्फा का मान हम लोग कितना यूज़ करेंगे, 0.6। और N जो है वो नंबर ऑफ आयंस है, जो हमारा सॉल्यूट था वो कितने आयंस में टूटते हैं उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, N कहते हैं। दूसरा केस हम लोग के लिए हो सकता है एसोसिएशन का। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लेट N मोल्स ऑफ A है और एसोसिएट्स इनटू 1 मोल ऑफ AN, यानी पिछला जो एग्जाम्पल था उसका जस्ट रिवर्स कर दिए। इस बार जो A की संख्या है N और वो मिलके एक मॉलिक्यूल्स ऑफ AN बनाता है। सिमिलरली उसी तरह से अगर Na का मोल जो है, यानी A का मोल है 1, तो उस समय चूंकि एसोसिएशन हुआ नहीं है तो AN का मोल कितना होगा, 0। तो अब मान लीजिए कि A का अल्फा मोल जो है वो डिक्रीज कर गया, रिएक्ट कर गया, तो अब A कितना मोल बचेगा, 1 माइनस अल्फा, और जो AN है वो कितना बचेगा, बनेगा अल्फा बाय N। तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगा देंगे, I इक्वल टू फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल। तो फाइनल मोल आपका दोनों का सम हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N, और इनिशियल मोल कितना हो जाएगा बताइए, 1। तो इस तरह से आप 1 को इधर लाएंगे तो अल्फा उस तरफ कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाय N माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 बाय N माइनस 1। जहाँ अल्फा का सेम मीनिंग है वहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था और यहाँ नाम क्या पड़ जाएगा उसका, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब रह गया क्वेश्चन N का बात। तो चूंकि यहाँ तो डिसोसिएट करता नहीं कि आयंस का नाम होगा N,
तो यहाँ जो n है वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि सॉल्यूट जो कितने पार्टिकल जो है वो एसोसिएट कर रहा है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल जुटेगा आपस में तो डाइमेराइज उसका मीनिंग होता है, उसमें n का मान हम लोग 2 पुट करेंगे। अगर ट्राइमेराइज लिखा होगा तो n का मान क्या पुट करेंगे 3। तो इस तरह से आपको n भी निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा डाइमेराइज ट्राइमेराइज। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन है, जो कि इसमें तो लिखना पड़ता है एसोसिएशन के केस में, इसलिए एसोसिएशन वाला क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा वो डिसोसिएशन का ही रहेगा, तो इसलिए उसको मजबूत करना है। और उसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करने आना चाहिए, जो हम लोग 11th में भी सीख चुके हैं कि कैसे किसी कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे A2B3 है, तो 2 3 जो संख्या है उस पर फोकस करना है कि 2 आगे बढ़ेगा A और B की जो संख्या होगा वो A का चार्ज होगा। सिमिलरली यहाँ 3 आगे बढ़ेगा और B लिखाएगा और A की जो संख्या 2 था वो इसका चार्ज होगा। तो इस तरह से A2B3 कैसे डिकम्पोज करेगा, तो 2A3 प्लस 3B2 माइनस। तो आपसे पूछेगा कि A2B3 में कितने आयंस होंगे, यानी n का मान कितना होगा, तो 2 और 3 5 आयंस है, तो n का मान कितना यूज कर देंगे 5। उसी तरह AXBY है, फॉर्मूला है सिंपल। तो x आगे कर लीजिए तो XAY प्लस YB x माइनस। तो यहाँ जब आप n नंबर ऑफ आयंस काउंट करेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। उसी तरह अगला में 3 + 4 7 हो जाएगा। NaCl में 1 + 1 2 हो जाएगा। Na2SO4 में 2 + 1 3 हो जाएगा। CaCl2 में 1 + 2 3 हो जाएगा। और K4FeCN6 का बात करें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से n निकालना हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो n पे आपको कमांड हो ही गया, अल्फा क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आप आराम से i निकालेंगे और जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसका जब i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं i कैसे निकालेंगे। तो जैसे NaCl हम लोग फॉर्मूला का कम यूज़ करेंगे, खासकर बोर्ड की एग्जाम में हम लोग सामने में निकाल के दिखाएंगे कि i कैसे निकलता है। तो जैसे NaCl आपका सॉल्यूट है तो ये डिकम्पोज कर रहा है Na+ और Cl- में। तो NaCl का इनिशियल मोल हम लोग 1 मान लेते हैं, तो Na+ 0 होगा और Cl- भी क्या होगा 0। अब मान लीजिए कि NaCl का अल्फा मोल जो है वो डिक्रीज कर गया है, तो कितना हो जाएगा बताइए NaCl 1 - अल्फा और Na+ अल्फा और Cl- भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो I का मीनिंग वही है फाइनल मोल व इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल तो हमेशा 1 ही आना है, तो आपका जो फाइनल मोल है वही I कहलाएगा। तो हम लोग ऐड करेंगे सबको, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, तो I = 1 + अल्फा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में अल्फा का मान 60% दिया हुआ है, इसका मीनिंग अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना यूज़ करेंगे 0.6, तो 1 + 0.6 बराबर कितना हो जाएगा 1.6। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें हम लोग वांट हाफ फैक्टर I कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये कंपाउंड तो टूटने वाला है लेकिन इसमें अल्फ़ा तो दिया नहीं हुआ है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो याद रखेंगे अगर आपको लग रहा है कि कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का यानी डिकम्पोज करने वाला है और उसमें अल्फ़ा का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरा का पूरा डिकम्पोज करेगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और उस केस में हम लोग को खुद याद रखना है कि अल्फ़ा का मान कितना पुट करेंगे 1। जैसे जनरली आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर अल्फ़ा देगा तो सब समझ जाता है एबनॉर्मल है और I उसमें पुट कर देता है। इसलिए एग्जाम वाले का एम रहता है कि लोग पकड़ नहीं पाए कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इसलिए अल्फ़ा आपको जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लगे कि एबनॉर्मल है और अल्फ़ा नहीं दिया तो अल्फ़ा का मान हम लोग 1 पुट करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए CaCl2 है, तो कैसे डिकम्पोज करेगा Ca2 प्लस 2Cl-। इनिशियल मोल हम लोग ले लिए CaCl2 का 1, तो उधर हो जाएगा 0 0 1 - अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो अब I निकालेंगे तो I तो फाइनल मोल के बराबर होगा, तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो I = 1 + 2 अल्फा बराबर, चूँकि अल्फा का मान हम लोग 1 पुट करेंगे तो I = क्या हो जाएगा 3। एक जनरल क्वेश्चन A2B3 आपको दे दिए हैं, तो डिकम्पोज करेगा 2A3
प्लस 3b2 माइनस, तो आपका 1 0 0 हो जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा इधर हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। तो i जब निकालेंगे तो सबको सम कर दीजिए, तो i इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4 अल्फ़ा। और चूंकि अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है तो अल्फ़ा का मान हम लोग 1 पुट करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो अब आप ये पिछला दोनों एग्जाम्पल जो आपका है CaCl2 और A2B3, इसमें जब आप ये हमको काफ़ी हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाने में कि CaCl2 में आप देखिए आयंस की संख्या कितना है 1 + 2 = 3। देखिए i का मान भी 3 आ गया है। A2B3 में आयंस कितना है 2 + 3 = 5, तो आयंस भी कितना आ गया है 5। तो याद रखेंगे जब हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपेयर करने वाला आता है कि 4 कंपाउंड दे देगा, 4 सॉल्यूशन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसमें आई पर ही मेजर क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है। तो याद रखेंगे उसमें जितना आयंस होंगे उतना ही उसका आई का वैल्यू होगा। जैसे A2B3 में 5 आयंस था तो आई का मान 5 हो जाएगा। CaCl2 में आपके पास 3 आयंस था तो देख रहे हैं आई का मान 3 होगा। जैसे देखिए JEE मेन 2011 का क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपका नाम दिया गया है AXBY, इज रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर I बाय द एक्सप्रेशन। तो यानी आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि AXBY आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है और इसमें वांट ऑफ फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में क्या रिलेशन। तो सिंपल प्रोसेस है, हम लोग AXBY को डिकम्पोज करना जानते हैं। तो कैसे टूटेगा, XAY प्लस YB X माइनस। अब AXBY का इनिशियल मोल कितना है 1, इधर हो जाएगा 0 0 और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा है, तो चूँकि ये x मोल है तो x अल्फ़ा, ये y मोल है तो y अल्फ़ा हो जाएगा। तो I बराबर, तो फाइनल मोल हम लोग को काउंट करना है, तो फाइनल मोल में सबको ऐड कर दीजिए, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस x अल्फ़ा प्लस y अल्फ़ा। 1 को इस तरफ ले आएंगे तो I माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x अल्फ़ा प्लस y अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा I माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग का आंसर जो है वो A आ गया। तो कोई भी कंपाउंड रहेगा, चाहे न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली, हम लोग आराम से, अगर आपको ब्रेक करने आता है तो हम लोग आराम से I निकालेंगे और अल्फ़ा दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग उसमें पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का IIT 2005 का है। इससे क्वेश्चन है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इतना ग्राम ऑफ CaCl2 इन 1 kg वाट इज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी। तो यानी हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB निकालना है और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दिया गया है, मोलर मास दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चूँकि CuCl2 है तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनाएंगे तब भी आपको एक ऑप्शन मैच करेगा, एबनॉर्मल से बनाएंगे तब भी एक ऑप्शन मैच करेगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अल्फ़ा नहीं दिया है कह के क्वेश्चन में, फिर भी आपको पकड़ना था कि ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि CuCl2 है जो डिकम्पोज कर रहा है। जैसे नीचे में देखिए राइट साइड में कि CuCl2 Cu2 प्लस 2Cl माइनस में डिकम्पोज करेगा, तो हम लोग इसमें I निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा इधर हो जाएगा, इधर अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा होगा। और अल्फ़ा का मान नहीं दिया है तो 1 पुट करेंगे तो I इक्वल टू 3 है। शॉर्ट में आप याद रख सकते थे कि CuCl2 में 3 आयंस है तो I का मान 3 होगा। तो अब तो कोई दम नहीं है, डेल्टा TB निकालना था आपको, तो I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, तो I आप 3 निकाल चुके हैं, KB हम लोग को पता है 0.52 होता है और मोलैलिटी तो हम लोग को निकालने आता ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया 0.156 और अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.16 होगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन का जो आंसर है वो A होगा। तो यहाँ हम लोग को यही फोकस देना था कि अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो आपका आंसर कितना आता पता है 0.05, और हम लोग का आंसर गलत हो जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो जानबूझ के आपको अल्फ़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि अल्फ़ा देंगे तो ये पकड़ लेगा कि एबनॉर्मल है। तो अगर आपको लगे कि एबनॉर्मल है
और अल्फ़ा नहीं दिया है तो हम अल्फ़ा का मान 1 पुट करेंगे और एबनॉर्मल की तरह ही उसको बनाएंगे। जैसे जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN6 जिसका मोलर मास 329 है इन 100 ग्राम वाटर इच। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी TS निकालना है, और सारा डेटा आपको दिया गया है। जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, मोलर मास दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, आई तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चूँकि आयंस देखिएगा तो इसमें 3 और 1 4 पार्टिकल्स हैं, तो आई का मान भी कितना हो जाएगा 4। तब आप डेल्टा TF का फार्मूला तो जानबे करते हैं, ऊपर में भी हम लोग अप्लाई किए उसी तरह का फार्मूला। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो I आपको पता है 4 है, KF वाटर का 1.86 होता है और मोलैलिटी तो आपको निकालने आता ही है। तो इस तरह से डेल्टा TF का मान हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻²। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं था, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है T0 माइनस TS। तो TS को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो TS इक्वल टू क्या हो जाएगा T0 माइनस डेल्टा TF। तो T0 मीन्स वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सी में कितना होता है 0 डिग्री। तो 0 माइनस आपका जो डेल्टा TF आ गया। तो इस तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा -2.3 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चूँकि सारा काम तो 90% पहले हो गया था नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही, और यह हम लोग आई निकालना सीख गए हैं। तो आई का मान उसमें बैठा देंगे तो आपका नया क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग को न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। तो अब देखिए कि 4 इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, 4 कंपाउंड उसका सॉल्यूशन है जिसमें सबका मोलैरिटी क्या है सेम है। इक्विमोलर का मीनिंग सबका मोलैरिटी सेम है। तो अब क्वेश्चन है कि किसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है T0 माइनस TS, जिसमें TS को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो TS को लेफ्ट साइड लाएंगे तो TS जो होगा वो बराबर हो जाएगा T0 माइनस डेल्टा TF। तो चूँकि T0 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट तो चारों का कॉमन होगा। तो इसलिए हमारा जो TS है वो किस पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा TF पे। और हम लोग जानते हैं कि अगर डेल्टा TF अगर बढ़ेगा तो TS का मान क्या हो जाएगा डिक्रीज़ कर जाएगा। तो चूँकि हम लोग को TS बढ़ाना है इसलिए डेल्टा TF को क्या करेंगे बताइए घटाएंगे। अब आप राइट साइड में देखिए उसी का कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो चूँकि KF सेम है, सारा सॉल्वेंट सेम है, मोलैलिटी इक्विमोलर या मोलर वह कह चुका है, तो अब हमारा डेल्टा TF का जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करेगा I पे डिपेंड करेगा। अब सिंपल है, सब में आयंस काउंट कर लीजिए उतना ही I होगा। तो पहला कंपाउंड जो है A उसमें C6H5NH3 प्लस और Cl माइनस, यानी 2 आयंस में टूटेगा तो I का मान 2 होगा। उसी तरह ऑप्शन बी में I का मान 3 है, सी में भी I का मान 3 है और डी में I का मान क्या है 1 है। तो हम लोग का क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो TS तब बढ़ेगा जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तब बढ़ेगा जब डेल्टा TF घटेगा, और डेल्टा TF कब घटेगा जब I का मान घटेगा। तो सबसे छोटा I जो है हमारे पास डी ऑप्शन में है, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो ग्लूकोज सॉल्यूशन का होगा, आंसर डी। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कौन सा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए थोड़ा सा उससे और इंटरेस्टिंग कर दिया क्वेश्चन को कि यहाँ जो है वो इक्विमोलर नहीं कह के सबका मोलैरिटी अलग से दे रहा है। तो अलग से दे रहा है तो अब सोचने वाली बात है कि आंसर निश्चित है मोलैरिटी और I दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है तो डेल्टा TB बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है TS माइनस T0। तो TS इक्वल टू हो जाएगा T0 प्लस डेल्टा TB। तो T0 तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, तो चारों ऑप्शन में सेम रहेगा क्योंकि सब में सॉल्वेंट वाटर होगा। तो अब रह गया TS जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो निश्चित डेल्टा TB पे डिपेंड कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TB बढ़ेगा तो TS का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो
तो अब डेल्टा टी बी बराबर होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो चारों ऑप्शन में जो सॉल्वेंट है वो सेम है, तो के बी उसका सेम होगा। तो अब आंसर जो है डेल्टा टी बी वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू एम, यानी हर ऑप्शन में हम लोग को आई और एम को मल्टीप्लाई करना है, और जिसमें आई इंटू एम ज़्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग हर ऑप्शन के सामने में देखिए, पहला ऑप्शन में 0.1 इंटू, चूँकि यूरिया तो डिकम्पोज करता नहीं तो उसका आई का मान कितना होगा 1 इंटू अपना उसका जो मोलैरिटी है वो कर दिए, तो सब में आई इंटू 1 कर दिए। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आया है वो ऑप्शन सी में आया है, इसलिए इसका मीनिंग है कि सी वाला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। सॉल्यूशन का आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आपको इतना जानकारी है तो। ओवरऑल सब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही सीख लिए थे हम लोग। अब यहाँ केवल यही बात सीखे हैं कि अगर डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा तो उसमें आई का ज़रूरत कैसे पड़ेगा और हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, जो आप प्रैक्टिकली यहाँ देख भी रहे हैं कि अगर डिसोसिएशन वाला केस होगा तो याद रखेंगे आई का मान 1 से बड़ा होगा। एसोसिएशन के केस में आई का जो मान होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और अगर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो आई का मान कितना होगा, 1। तो अगर आप इतना सारा अच्छा से कमांड कर लेते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चंस है, किसी भी बुक का हो, असाइनमेंट का हो या इवन क्वेश्चन बैंक का हो, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी डाउट होगा तो हम लोग जो लाइव क्लास करते हैं जूम ऐप पे, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।